Unacademy. Let's crack it. गुड इवनिंग एंड हेलो एवरीबॉडी, वेलकम इन ऑन अकेडमी प्लेटफॉर्म। और आज हमारे क्लास का विषय है पूर्वोत्तर राज्य में होने वाले दो राज्यों के बीच में विवाद। जैसा कि आप देखे होंगे, आसाम और मिजोरम के बीच में विवाद रहा। 150 सालों से ये जो विवाद आपके सामने चल रहा है, वो स्थिति उभर करके सामने आई। फिर उसके बाद से ये जो आसाम और मिजोरम की घटना है और जो चीज़ें उभर करके आपको देखने को मिली, उसमें बहुत सारी ऐसी बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर के तरह तरह की घटनाएं उभर करके सामने आती रहीं और उसमें सुप्रीम कोर्ट का भी इंटरफेरेंस रहा। और फिर उसके बाद से उसमें दिल्ली ने भी इंटरफेरेंस किया, दिल्ली का मतलब केंद्र सरकार ने। और फिर उसके बाद से घटनाएं उलझती रहीं, बहुत सारे फैक्ट आते रहे, क्या रहा, कैसे रहा, किस तरह रहा। जो बॉर्डर के ऊपर घटनाएं घटी वो भी समय समय पर उभर करके सामने आई। अखबारों में जो कुछ भी निकला मैंने उसको यहाँ पर थोड़ा सा लिया है। हर अखबार से कुछ ना कुछ जितने भी मेजर न्यूज़ उभर करके आए हैं उनको कलेक्ट करने का प्रयास किया है कि व्हाट इज द मिजोरम बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट, मतलब विवाद क्या है, कैसे है। फिर उसके बाद से उसमें पिछले साल की कुछ घटनाओं को भी उसमें सर्च किया। सर्च करने के बाद लगातार क्या घटनाओं से लिंकेज बना रहा, मतलब 1875 से 1933 से लेकर के 2021 तक की कौन कौन सी घटनाएं अभी तक कंटिन्यू होती रहीं, उनको भी कवर किया। और इसके अलावा क्या कारण है, क्या किस तरह की घटनाएं घटी हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अखबारों में किस प्रकार इन घटनाओं को लिया जा रहा है और किस प्रकार के फैक्ट हमारे सामने उभर करके आ रहे हैं। और जो झगड़ा दो राज्यों के बीच का है वो इतना ज्यादा कंट्रोवर्सी क्यों बना रहा है, कैसे बना रहा है, इन सब तथ्यों की उभर करके सामने। जैसे ये एक इंटरनेशनल लेवल का एक अखबार है, देखिए ये क्या कह रहा है। ढक्कन हेराल्ड दक्षिण भारत का, इसने इस घटना को ऐसे लिया। मतलब ये देखिए, दो राज्य ना होकर के बॉर्डर पे उभर करके आ रहा है। ये पाकिस्तान का अखबार है। बहुत पहले इन्होंने इस घटना को लिखा गया था, दोबारा 10 अगस्त को फिर लिखा गया है। पहले ये 9 जून को लिखा जा चुका था, उसको उन्होंने दोबारा एक तरह से कहते हैं ना, रीट्वीट करना या री पोस्ट करना, उस तरह की घटनाएं हुई। तो पूरे देश विदेश में इस घटना को लेकर के क्या सारी चीजें चल रही हैं और किस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं, और 150 सालों से और पहले से ये जो विवाद, दो राज्यों का विवाद चल रहा है, उसके पीछे की क्या कहानी है, और उन सारे विवादों को क्रमबद्ध तरीके से कैसे पढ़ें। और सबसे बड़ी बात, आईएएस के प्री और मेंस और इंटरव्यू लेवल के एग्जामिनेशन में किस प्रकार के प्रश्न आएंगे और उनको किस तरह चीजों को सॉल्व करना है, इसकी चर्चा आज हम इस क्लास में करेंगे। इन अखबारों में जो कुछ भी घटनाएं घटी उनको पहले हम क्रमबद्ध तरीके से जानते हैं। क्रमबद्ध तरीके का मतलब जब से घटनाएं घटनी शुरू हुई और जब घटनाओं का अंत हुआ तो उनमें कैसे कोरिलेशन रहा। ध्यान रखिएगा, ये अखबार के निकाले गए फैक्ट हैं जिसको मैंने क्रमबद्ध तरीके से यहाँ रखा है। इसमें से कुछ भी एग्जाम के लिए आपको न पढ़ना है न लिखना है, क्योंकि इन सारे मैटरों को हमने क्वेश्चन आंसर के रूप में रखा है। ये सिर्फ आपको घटनाओं को एक साथ रिकॉल कराने का एक प्रयास हमने किया है। सबसे पहले आप देखिए, पूर्वोत्तर राज्यों में आसाम का सीमा विवाद। आसाम और मिजोरम राज्य के बीच में बीते 26 जुलाई 2021 को अचानक हुआ विवाद उग्र होकर खूनी खेल में बदल गया। इस खूनी खेल में दोनों राज्यों के पुलिस और नागरिकों के बीच में लाठी डंडे और गोलीबारी तक हुई। यह घटना आसाम के कछार जिले की सीमा पर हुई और 26 जुलाई तक इस घटना को लेकर दोनों राज्यों के बीच में आरोप प्रत्यारोप की घटनाएं चलती रही और हिंसक झड़प होते रहे। इसी परिप्रेक्ष्य में दोनों राज्यों के द्वारा केंद्र सरकार से इस विवाद में हस्तक्षेप कर समस्या को सुलझाने की भी पहल की गई। आसाम के मुख्यमंत्री के द्वारा आसाम पुलिस पर लाठीचार्ज करने व आंसू गैस छोड़े जाने का भी आरोप लगाया गया। वहीं आसाम की पुलिस की तरफ से मिजोरम की ओर भारी संख्या में आपराधिक तत्वों को इस विवाद में शामिल कर बॉर्डर पर भेजने की भी बात कही गई। वास्तव में आसाम और मिजोरम का विवाद काफी पुराना है। इसे सुलझाने के लिए अनेकों बार प्रयास किए गए, लेकिन सारे प्रयास निष्फल साबित हुए। मालूम हो कि मिजोरम के 3 जिले आइंजोल, कोलासिब और मामित की 186
माफ करें 186 किलोमीटर की सीमा आसाम के बराक घाटी वाले कछार, करीमगंज और हेलाकैंडी जिलों से लगती है। मिजोरम का आरोप है कि आसाम ने उसके कोलासिब जिले के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया। आसाम के लोगों का कहना है कि मिजोरम ने उसके हेलाकैंडी जिले के 10 किलोमीटर अंदर तक निर्माण कार्य कर लिया है और वहां पर कब्जा कर केले की खेती की जा रही है। आसाम तथा मिजोरम का सीमा विवाद ब्रिटिश शासन के समय से चला आ रहा है। उस समय मिजोरम को आसाम का लुसाई हिल्स के नाम से जाना जाता था और उस समय जो ब्रिटिश डॉक्यूमेंट हैं उनमें इनको लुसाई हिल्स एरियाज, ट्राइबल्स पीपुल्स, इस तरह का कुछ नाम दे करके लिखा गया। 1950 में आसाम जब राज्य बन गया तो उस समय आसाम में आज के अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम तथा नागालैंड प्रदेश भी हिस्से के रूप में माने जाते थे। कहने का मतलब है आसाम बहुत बड़ा प्रांत था और ये सारे राज्य उसमें थे जो समय समय पर अलग राज्य बनते गए। बाद में आसाम से कटकर सारे राज्य अलग होते चले गए, लेकिन आसाम से इनका सीमा विवाद तब भी था और अभी भी है। ये एक एक्ट है, नॉर्थ ईस्ट एरिया रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1971 के तहत आसाम से अलग होकर त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय राज्य बनाए गए। आगे हम चर्चा करेंगे कि 1971 में क्यों बनाए गए। 1987 में मिजोरम को भी एक अलग राज्य बना दिया गया। यह निर्णय मिजो ट्राइबल ग्रुप, आदिवासी समूह और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में जो भी मेजर एग्रीमेंट हुए उनका एक परिणाम था। इसका जो आधार बना वो 1933 का वो नोटिफिकेशन था, लेकिन मिजो आदिवासी समाज ने इस समझौते को स्वीकार नहीं किया और असहमति बनी रही। मिजो आदिवासियों का कहना है कि उन्होंने 1875 वाले नोटिफिकेशन को स्वीकार किया और यह वर्तमान तक प्रस्ताव, मतलब 1875 वाले नोटिफिकेशन को स्वीकार किया, लेकिन उन्हें यह वर्तमान का प्रस्ताव स्वीकार नहीं है। उस समय से लेकर के यह आज तक विवाद चल रहा है। 30 जून 1986 को मिजोरम के नेताओं ने मिजो समझौते पर हस्ताक्षर तो किए थे, इससे उनकी राज्य की सीमा भी निर्धारित हुई, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने इस समझौते को स्वीकार नहीं किया। वो पुराने 1875 वाले एग्रीमेंट को ही कह रहे थे कि वो लागू करो, वो लागू करो। झगड़े की पहली तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन मुख्य जड़ यही है। इस हिंसा के पहले भी अक्टूबर 2020 में हिंसा हो चुकी है, इसके पहले भी समय समय पर होती रही है। वास्तव में आसाम और मिजोरम की सीमा आज भी काल्पनिक है और नदियों, पहाड़ों और घाटियों और बढ़ते हुए जंगलों के कारण समय समय पर बदलते रहे। नदियां अपनी धाराएं बदलती हैं, जंगल भी बढ़ते हैं और लोग भी, जनसंख्या भी बढ़ती है। तो विवाद पहले भी था, अभी भी है और आज का विवाद इसी चीजों को लेकर है। पिछले कुछ वर्षों से यह समस्या और बढ़ गई है। इसके अलावा आसाम के सीमावर्ती इलाकों में अधिकांश निवासी बांग्लादेशी अवैध घुसपैठ वाले समाज से जुड़े हैं, जिससे मिजोरम के लोगों का खूनी सांप्रदायिक संघर्ष होता रहता है। अब सवाल यही है कि वर्तमान में हमारा देश बाहरी सुरक्षा चुनौतियों से लड़ रहा है और इसे भी एक नया आंतरिक सुरक्षा की चुनौती के रूप में समझना चाहिए। कुछ समय पहले इसको निर्जन पट्टी बना देने का भी विकल्प 1995 में एक प्रस्ताव रखा गया, लेकिन इसके ऊपर कोई सहमति बनी नहीं चाहिए। अब उम्मीद की जानी चाहिए कि केंद्र सरकार इस पहल पर उचित कुछ पहल करेगा और इस विवाद को सुलझाने का प्रयास करेगा। सही मायनों में कहें तो विवाद काफी पुराना है, विवाद समय समय पर होते रहे हैं और अभी वर्तमान का विवाद कोई नया विवाद नहीं है। हाँ, वर्तमान में सारी हिंसक घटनाएं हमें लाइव देखने को मिल रही है। इस पूरी कहानी का जोर यही है कि ब्रिटिश एम्पायर ने इन इलाकों पे कब्जा किया, मनमाने तरीके से बॉर्डर बनाया, 2 समझौते हुए हैं, 1875 का और 1933 का। मिजोरम के लोग कह रहे हैं कि पुराना 1875 का एग्रीमेंट लागू करिए, तो आसाम के लोग कह रहे हैं कि नहीं, 1933 का लागू करिए। और इसमें समस्या का सबसे बड़ा जड़ क्या है? बांग्लादेश से अवैध घुसे हुए लोग। 2-3 फैक्ट है जो मैं बताना चाहूंगा। आज भारत की 14 किलोमीटर की सीमा तक बांग्लादेश के अवैध नागरिक बैठ चुके हैं। देश में 5 करोड़, याद रखिएगा, 5 करोड़ अवैध बांग्लादेशी लोग अभी रह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, आसाम की 40% जनसंख्या बांग्लादेशियों की हो चुकी है। याद रखिएगा, 40%। 19 लाख लोग तो पहचाने गए हैं।
बाकी हमारी सरकारों में 100 रुपए दे के आधार कार्ड बन जाता है। कुछ दिन पहले एमआईटी यूनिवर्सिटी नोएडा में मकान मालिक ने केस किया कि ऊपर मकान में बांग्लादेश के लड़के, माफ करें अफगानिस्तान के लड़के रह रहे हैं, उनका आधार कार्ड बन के आ गया तो मकान मालिक के आंख खड़े। उन्होंने जाके कंप्लेन किया तो पता लगा 35 बांग्लादेशियों के राशन कार्ड, आधार कार्ड डाक से आए तो उसने देख लिया। अब इसके पीछे कौन बना रहा है बताने की जरूरत नहीं है। फिलहाल इतनी सारी घटनाएं थी जो डे टू डे हमने आपको सामने रखा। इस पूरी घटना को अब एग्जाम के लिए कैसे प्रश्न आएंगे और कैसे हम उन चीज को लिखेंगे, इस बात की चर्चा करते हैं। अब तक जो घटनाएं घटी उसमें पहला सवाल बनेगा इनर लाइन परमिट डिस्प्यूट के बारे में। मैंने जानबूझ के यूपीएससी के पेपर पर इसलिए लिखा है कि आपको क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है, और टू द पॉइंट उत्तर 250 वर्ड्स में किस प्रकार लिखने हैं ये क्लियर हो सके। सबसे पहले आपको पहले पैरा में डिफाइन करना होगा इनर लाइन परमिट क्या है, व्हाट इज इनर लाइन परमिट। तो आप इसमें लिखेंगे कि इनर लाइन परमिट डिस्प्यूट नॉर्थ ईस्ट के बॉर्डर डिसाइडिंग से जुड़ा हुआ एक प्रोविजन के ऊपर एग्रीमेंट है, मतलब पूर्वोत्तर राज्यों के सीमा निर्धारण से जुड़ा हुआ यह एक प्रावधान है। सेकंड पैरा में आपको पैराग्राफ चेंज करके लिखना होगा। जब भी वाक्य बदलते हैं तो हम पैरा चेंज करते हैं कि इस प्रोविजन में कई एस्पेक्ट्स हैं, पहलू हैं। वर्तमान में यह असम मिजोरम के मध्य आपसी संघर्ष को लेकर चर्चा में है। इनसे जुड़े ऐतिहासिक विवाद के संदर्भ घटनाएं निम्नवत है। मतलब अभी यह दो स्टेट के बीच में चल रहा है विवाद, और इससे जुड़े हुए जो भी हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं जिनकी चर्चा अभी हम लोगों ने की, वो क्रमबद्ध तरीके से अब आपको लिखना है। क्या लिखेंगे? तो सबसे पहले आप इंट्रो देंगे क्या कि आसाम और मिजोरम के बीच में विवाद 100 साल से भी पुराना है। हालांकि 200 साल हो चुके हैं, लेकिन चूंकि सारे अखबारों में 100 लिखा है तो मैंने भी 100 लिखा। दोनों राज्यों के मध्य यह विवाद इतने वर्ग किलोमीटर के वन प्रदेश के ऊपर दावे को लेकर के, मतलब दो राज्यों के बीच में यह इलाका है, दो राज्य कह रहे हैं ये मेरा है तो वो कह रहे हैं मेरा है। आज आसाम के वन इलाकों पर मिजोरम दावा कर रहा है। मिजो कह रहा है कि ये जो एरिया, जो जंगल वाला एरिया है जहां कुछ लोग रह रहे हैं, आसाम के एरिया में पड़ता है, वो हमारा है। ब्रिटिश पीरियड के टाइम पीरियड में 1875 में इनर लाइन परमिट या एग्रीमेंट का एक आपसी एग्रीमेंट प्रारूप बना था। इस कहानी के पीछे थोड़ा सा और भी है कि ब्रिटिश एम्पायर ने जब वर्मा से युद्ध किया, और वर्मा से युद्ध करने के बाद जब आसाम के ऊपर भी 1833 से 35 के बीच में कब्जा किया, और 1857 का जब विद्रोह हो गया, तो उस विद्रोह दोबारा ना हो तो इसलिए उसने जितने इलाके में कब्जा किया था उन सबके ऊपर बॉर्डर्स बनाए। ध्यान रखिएगा, इसी के बाद उन्होंने अफगानिस्तान को काट के अलग कर दिया। और इस इलाके में भी जब इन्होंने कब्जा किया तो इन सबको बंगाल रेजिमेंट के अंदर डाला। बंगाल का मतलब क्या था? बंगाल का मतलब था बिहार, बंगाल, उड़ीसा, आज का बांग्लादेश, फिर आज का पूरा आसाम, पूरा नॉर्थ ईस्ट और बर्मा जिसको आज म्यांमार बोलते हैं, इतना एरिया बंगाल में था। तो उसमें सारा इन लोगों ने बॉर्डर डिस्प्यूट न हो उसके लिए मनमाने तरीके से इन्होंने 1875 में बॉर्डर की लाइन खींची। 1933 में फिर इसे बदला गया। क्यों बदला गया? एक्चुअली 1935 में एक्ट बना। इस एक्ट में एक सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की बात कही गई। आज हमारे देश में जो कुछ भी सिस्टम चल रहा है या जो कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशन में है उसका 80% 1935 के एक्ट के से लिया गया है। उस समय जिसका जो जोर चला उन्होंने उसको बॉर्डर को अपने एरिया में संभाल लिया। मसलन आज बिहार के कई जिले बंगाल में है, झारखंड में है, बॉर्डर एरिया नहीं है, डिसाइड नहीं है। उड़ीसा के कुछ जिले आपके झारखंड में है तो झारखंड का कुछ एरिया बंगाल में है। ठीक उसी तरह कुछ एरिया हिमाचल में और पंजाब के बीच में अभी भी और विवाद है, हिमाचल और लद्दाख के बीच में। जैसे बेलगाम मराठा बहुल भाषा का एरिया जो कर्नाटक और मराठा के बीच में है। उसी तरह कई ऐसी दर्जनों रियासतें, जैसे सिंध पहले बंबई के बगल में था, उसको उधर वाले इलाके में कर दिया गया जो आज पाकिस्तान में है। कहने का मतलब है जिसका जो जोर ब्रिटिश एम्पायर से लगा, लोग मिल बांट के, पैसा दे के, रिश्वत दे के, मिला के, प्रभाव से इलाके अपने अपने हिसाब से बनाए। तो 1933 का जो है ना बॉर्डर, वो मनमाने तरीके से बनाया गया। और इसमें जो आसाम के उस समय के रियासत के राजा जो भी रहे हों, उन्होंने ब्रिटिश एम्पायर से साठ गांठ करके कुछ इलाकों को अपने में शामिल कर लिया। तभी से ये विवाद चल रहा है 1933 के बाद से।
विवाद का एक कारण यह भी है कि जो एग्रीमेंट किसे माना जाए, अर्थात 1875 का या 1933 का। जैसा कि अभी हम लोगों ने बताया, बंगाल से कट करके आसाम बना, आसाम से कट करके मिजोरम एक सेंट्रल स्टेट या केंद्र शासित या यूटी बना, और बाद में फिर एक राज्य बना। इसकी कहानी थोड़ी सी अलग है कि 1972 में ही यूटी क्यों बनाया गया। इस कहानी के पीछे सबसे जो मेन कारण है वो यही है कि जब 1969, 70, 71 के बीच में भारत और पाकिस्तान के बीच में जब विवाद बढ़ता गया और आज के बांग्लादेश से जब 1.5 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं को मार के खदेड़ दिया गया, तो उन सारे लोगों में से कई लोगों को आसाम के बॉर्डर पर बसाया गया। तो जब बॉर्डर पर बसाया गया, थे तो हमारे ही अपने लोग, अब वहां धर्म के नाम पर खदेड़ दिया गया, जैसे आज अफगानिस्तान में खदेड़ा जा रहा है। तभी से विवाद और ज्यादा बढ़ने लगा। मिजो या वहां की कई जनजातियों ने कहा कि हमारा इससे कल्चर खतरे में पड़ रहा है। इतना विवाद बढ़ गया कि यूटी बनाना पड़ा या केंद्र शासित प्रदेश बनाना पड़ा। जैसे आज जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यूटी बना दिया गया, या फिर आगे बंबई को भी यूटी बनाने की बात की जा रही है, या कभी हैदराबाद को भी यूटी बनाने की बात की जा रही है। इसी तरह कभी चंडीगढ़ और पौंडीचेरी को लेकर भी विवाद आया तो यूटी बना दिया गया, बाद में उन्हें एक स्टेट का दर्जा दिया गया। तो यहां पर जो विवाद का कारण है वो अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ और जो बांग्लादेश से खदेड़े गए हिंदू हैं उनको बसाने के बाद से उभर करके सामने आया। आसाम और मिजोरम की 164 किलोमीटर लंबी सीमा है और वर्तमान में सीमा 1971 के एक्ट के तहत चल रही है, और यह 1971 का जो एक्ट है वो 1933 के रिपोर्ट पर बना है। लफड़े की जड़, विवाद का कारण यही है। मिजोरम की मांग यह है कि 1933 के स्थान पर 1875 वाले पुराने इनर लाइन परमिट के नोटिफिकेशन के तहत बॉर्डर को मान्यता दी जाए। मिजो के लोग यही कह रहे हैं कि 1971 में जो बॉर्डर बना है वो 1933 पे बना है, वो गलत है, पुराना वाला सही है। अगला पॉइंट देखिए, आसाम का कहना है कि 1875 का इनर लाइन परमिट संबंधित नोटिफिकेशन सिर्फ प्रशासनिक उद्देश्य से निर्मित था। उसे कछार और बराक घाटी जो एरिया है और लुसाई हिल्स जो मिजोरम है सीमा नहीं माना जा सकता। मतलब आसाम कह रहा है कि भाई 1875 में बस ऐसे ही बना दिया गया, 1933 वाला बेस्ट है, और 1971 1933 पर बना है इसलिए उसे माना जाना चाहिए। झगड़े की जड़ यही है। दोनों राज्यों के बीच में विवाद होता रहा। 2021 में तो विवाद आपको दिख रहा है, हमको भी दिख रहा है ड्यू टू इंटरनेट रेवोल्यूशन। लेकिन उसके पहले 1994, 2006, 2018, 2020 और 2020 में किसमें हिंसक झड़प हो चुकी है, हमें तो सिर्फ आज की घटना हमारे सामने दिखने को मिल रही है। 2021 में दोनों राज्यों के बीच में संघर्ष का क्षेत्र मिजोरम के यही 3 जिले और आसाम के 3 जिले जो बॉर्डर पर रहते हैं उनसे हुआ। मिजोरम ने आसाम पर अपने इलाके को कब्जा करने का आरोप लगाया, तो ये लोग भी कह रहे हैं कि हमारे इलाके पर ये कब्जा कर चुके हैं। वास्तव में इस विवाद के पीछे वास्तविक कारण 1970-71 के बीच में जो भी माइग्रेट लोग होके आए हैं उनको पुनर्वास और निरंतर बांग्लादेश से होने वाले घुसपैठ को लेकर के हुआ है। मैं आपको पहले एक बार फिर बता चुका था, अभी भी बता रहा हूं कि बांग्लादेश से करीब करीब 5 करोड़ लोग भारत में आज अवैध रूप से रह रहे हैं। आसाम की 40% पॉपुलेशन बांग्लादेशियों की हो चुकी है। देश के 14 किलोमीटर बॉर्डर का एरिया बांग्लादेश के घुसपैठ से बदल चुका है। लेकिन ये सारी चीजें हम उत्तर में नहीं लिख सकते हैं। आपसे अगर प्रश्न पूछेगा, क्या पूछेगा कि भाई इनर लाइन परमिट विवाद क्या है, टिप्पणी करें, तो आपको क्रमबद्ध तरीके से बोलना है। नॉर्थ ईस्ट का विवाद है, 2 राज्यों के बीच का विवाद है। इस विवाद की जड़ें ऐतिहासिक रूप से काफी पुरानी हैं। ब्रिटिश एम्पायर ने सबसे पहले 1875 में डिसाइड किया, फिर 1933 में किया, फिर देश के आजादी के बाद से अलग राज्य बने। मिजो भी एक अलग राज्य बना, लेकिन 1969-70 के बाद से परिस्थितियां बदलती गई। बांग्लादेश से आए हुए शरणार्थी और अवैध घुसपैठ से वहां की संस्कृति के ऊपर संकट पड़ा, विवाद बढ़ता गया, कई हिंसक झड़पें हुई और आज झड़प उसी तरह लागू है। इस झड़प के पीछे आसाम का बढ़ता हुआ अवैध घुसपैठ और उनकी जनसंख्या का बढ़ता हुआ एक स्तर भी काफी हद तक उत्तरदायी है। और आज मिजो और आसाम के बीच में जो विवाद है
उसका कहीं कोई हल अभी फिलहाल नहीं दिख रहा है। और इस विवाद के पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि इसका बॉर्डर मिजोरम के अनुसार 1875 का अनुसार होना चाहिए, आसाम के अनुसार 1933 के होना चाहिए। कुल मिला के कहानी यही है। ये तो मैंने उत्तर में सारी बातें लिख दी, बाकी मैंने कहीं कुछ भी नहीं लिखा है कि यहाँ के घुसपैठ मतलब 5 करोड़ 40% पॉपुलेशन, ये कुछ नहीं लिखा। मिजोरम का दावा 100% सही है, ये भी हमने नहीं लिखा। आसाम में बांग्लादेशी लोग इतनी ज्यादा घुसपैठ कर लिए हैं, अपराध 92% क्रिमिनल डॉक्यूमेंट में, गृह मंत्रालय की रिपोर्ट में है, स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। लेकिन ये सब सच बातें हैं, हमने इसको उत्तर में नहीं लिखा। ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आजकल आपके पास नॉलेज का स्रोत जितना अखबार नहीं उतना व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है और सोशल मीडिया है। कुछ खास चुनिंदा खबरें आपके पास घूम फिर के आती हैं, सही भी हैं, लेकिन आपको इन सारे फैक्ट से बचना चाहिए। आप एक आईएएस अधिकारी बनने जा रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय बनने जा रहे हैं, तो आपके उत्तर में कहीं भी कोई भी बहुत ज्यादा सच, बहुत ज्यादा क्रांति करने वाला, बहुत ज्यादा आंख खोलने वाला फैक्ट नहीं होना चाहिए। एकदम सहज सरल, विवादों से दूर, कोई धर्म या जाति का नाम न लेते हुए घटनाओं को लिखें। अभी जो मैंने आपको न्यूज़पेपर का दिखाया तो उसमें बहुत सारी बातें लिखी, लेकिन यहाँ पर जो आप मेंस का उत्तर मैंने यहाँ पर 15 पॉइंट आपको दिए हैं, 250 शब्दों से एनफ है, और आप इन 15 पॉइंट में टू द पॉइंट चीजों को लिख करके अपनी बातों को कंक्लूड कर सकते हैं। तो ये थी सारी घटनाओं मिजोरम और आसाम के बीच में इनर लाइन परमिट का विवाद, जो 250 शब्दों में अगर आ रहा है तो आप टू द पॉइंट इन्हीं चीजों को लिखेंगे। अब जो इनर लाइन परमिट के बाद दूसरा जो सवाल बनेगा वो आपका यही बनेगा, देश के अंदर बॉर्डर डिस्प्यूट पर टिप्पणी करते हुए इनके सॉल्यूशन के प्रोविजन की चर्चा कर। इट मींस अगर दो राज्यों के बीच में कहीं कोई सीमा विवाद हो जाता है तो आपके देश के संविधान में और सिस्टम में इन विवादों के समाधान करने के लिए क्या प्रावधान है। हमेशा याद रखिएगा, जब भी कोई घटना घटती है तो उन घटना को शॉर्ट आउट करने के लिए, समाधान करने के लिए आपके देश का सिस्टम कौन सा है, या फिर वो घटना देश के लॉ एंड ऑर्डर और कॉन्स्टिट्यूशन और सिस्टम को कैसे इफेक्टेड करता है, सवाल इन्हीं के ऊपर बनते हैं। क्या हुआ दोनों राज्यों के बीच में, किसने कितनी गोली चलाई, उसका कहीं कोई प्रश्न नहीं बनता है। आपसे जब भी प्रश्न पूछेगा तो इस बेस पर प्रश्न रहेगा कि आपके देश कैसे प्रभावित हो रहा है या आपके देश का सिस्टम कैसे इफेक्टेड हो रहा है। फॉर एग्जांपल अफगानिस्तान की आज घटना देख रहे हैं तो आपके देश में रिफ्यूजी भी प्रॉब्लम हो सकती है, ट्रेड प्रॉब्लम दिख रहा है, फॉरेन पॉलिसी का प्रॉब्लम दिख रहा है। आगे जो कुछ होगा वो अलग बात है, लेकिन जो आपको जानना है वो सिस्टम कैसे इफेक्टेड हो रहा है। तो आज हम फिर इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि दो राज्यों के बीच में जो अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो आपके देश के कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा ऐसा सिस्टम है, उसकी चर्चा इस टॉपिक में कर रहे हैं। इंट्रो देंगे। आसाम मिजोरम राज्य के बीच हुए विवाद से भारतीय राज्यों के मध्य सीमा विवाद का विषय पुनः प्रकट हुआ है। अब देखिए दूसरा फैक्ट है जो टाइम्स ऑफ इंडिया में आया, हिंदू में भी आया। एट प्रेजेंट 17 राज्यों में सीमा विवाद चल रहा है। एट प्रेजेंट 17 राज्यों के बीच में सीमा विवाद चल रहा है, और इन विवादों में नॉर्थ ईस्ट राज्यों के अतिरिक्त महाराष्ट्र, कर्नाटक, हिमाचल जैसे कई राज्यों में सीमा संघर्ष देखने को मिल रहे हैं। इसी तरह एक बेलगाम को लेकर कर्नाटक महाराष्ट्र का विवाद प्रत्येक वर्ष सामने आता है। उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में भी भूमि विवाद भी हिंसक रूप कभी कभी ग्रहण कर लेता है। आसाम मिजोरम के बीच संघर्ष पश्चात गृह मंत्रालय के माध्यम से यह ज्ञात हुआ कि वर्तमान प्रदेश में 7 ऐसे गंभीर मामले बॉर्डर और जमीन को लेकर के विवाद में चल रहा है। ध्यान रखिएगा 17 जगह चल रहा है लेकिन 7 जगह मामला बहुत गंभीर है। देखिए अब ये सब कंटेंट अगर आपके उत्तर में नहीं आया तो आपका मार्क्स 70% के ऊपर नहीं जाएगा। लिख तो सब लोग लेंगे, लेकिन आपके अगर क्वेश्चन में आपके उत्तर में होम मिनिस्ट्री की रिपोर्ट या कोई ऐसी संस्था जो सबसे ज्यादा विश्वसनीय है, जो इन समस्याओं को देख रही है, अगर वो चीजें मेंशन नहीं हो तो समस्या आ सकती है। तो आप बताएंगे कैसे क्या है। तो 7 जगह अभी डिस्प्यूट चरम पर है। आगे देखिए, गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा, हिमाचल, लद्दाख, हिमाचल, महाराष्ट्र, कर्नाटक
आसाम अरुणाचल, असम नागालैंड, असम मिजोरम, असम मेघालय के मध्य विवाद सामने बनकर खड़े हैं। ये जो डिस्प्यूट है 7 जगह जिसकी चर्चा की है होम मिनिस्ट्री ने, इनके ऊपर बोला है कि भारत के इन 7 मामलों की स्थिति बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। नेक्स्ट पॉइंट, राज्यों के बीच आपसी सीमांकन के अतिरिक्त कभी भाषा, कभी पानी नदियों के जल बंटवारे को लेकर तो राज्यों के बीच में तनाव समय समय पर देखने को मिलता है। जैसे कावेरी नदी को पानी को लेकर, कृष्णा नदी के पानी को लेकर, दिल्ली और हरियाणा के बीच में पानी को लेकर, कभी भाषा मतलब कर्नाटक और तमिलनाडु में बेलगाम मराठी भाषा को लेकर विवाद समय से पर, जैसे उत्तर प्रदेश बिहार गंगा नदी धारा बदलते रहती है, जमीन का कटाव होता है, 1950 से विवाद चल रहा है। तो कहने का मतलब है जब विवाद आएगा तो असम और मिजोरम का ही विवाद नहीं है। कई बार एक घटना होती है तो उस घटना से जोड़ करके कई सारे फैक्ट को मिला के आईएएस के मेंस में पूछ लिया जाता है कि राज्यों के बीच में डिस्प्यूट के बारे में कमेंट करिए, सिचुएशन क्या चल रहा है और इसको शॉर्ट आउट करने के लिए कौन सा प्रोविजन है। तो हमने एक ब्रॉड एरिया में लिया है कि भारत के सारे राज्यों में डिस्प्यूट का लेवल क्या चल रहा है और उनके आंकड़ों को अपडेट किया। ध्यान रखिएगा ज्यादातर बच्चे सिर्फ 1-2 बातें लिख के निकल जाते हैं। तो अगर आपके उत्तर में होम मिनिस्ट्री की रिपोर्ट, ऑन द होल ओवर ऑल इंडिया के सर्वे का एक एनालिसिस और कुछ पर्टिकुलरी एनालिसिस रिपोर्ट और कमेंट नहीं है तो आपके मार्क्स अबव 70% नहीं जाएंगे। तो ध्यान से इन चीजों को देखें। अब है कि इसको शॉर्ट आउट करने के लिए क्या प्रयास किए गए। ध्यान देखिएगा, यहां पर मैंने जगह छोड़ दिया है क्योंकि अभी इसको शॉर्ट आउट करने के लिए कमेटी तो बना दी गई है लेकिन कोई फाइनल सॉल्यूशन नहीं आया है। अब जो कमेटी बनाई गई है, जो प्रॉब्लम आ जाएगी यहां पर वो 2 लाइन 3 लाइन में लिख देना है कि अभी वर्तमान में इस समिति की रिपोर्ट के अनुसार मिजोरम और आसाम के बीच में ये सहमति हुई है और ऐसे ऐसे हुआ है। तो ये सारी चीजें आपके उत्तर में कम से कम आनी चाहिए। यहां पर मैंने एग्जैक्ट इसी 150 शब्दों में इस चीज को लिखा है। क्या कि अभी इंट्रो दिया है, सेकंड पैरा में देखिए 17 राज्यों के बारे में लिखा है, थर्ड पैरा में आपको एक बेलगाम भाषा के ऊपर विवाद फिर क्या है, छठे पैरा में अभी आपको बताया है कि आसाम मिजोरम की तरह 7 जगह में है, 8वें पैरा में आपको बताया है 7 जगह कौन कौन से हैं, 9वें पैरा में आपको बताया है कि अभी एक प्रेजेंट में विवाद लेके क्या चल रहा है, और 10वां पैरा आपका कंक्लूजन होगा। प्रश्न के अनुसार जो कुछ भी कमेटी रिकमेंडेशन देगी आपको इसमें चीजों को लिखना है। अब इसी के अगले स्टेप पर जाते हैं और इनके अगले स्टेप के ऊपर जो सवाल बनेंगे वो कुछ इस तरह बन सकते हैं। क्या, अब थोड़ा सा इनको ऊपर ध्यान दीजिए कि पूर्वोत्तर राज्य असम से जारी सीमावर्ती राज्य के साथ सीमा विवाद की चर्चा करें। ये एक तीसरा उसी में या अगला टॉपिक जो भी कह ले होगा 250 शब्दों में हो। अब इसको क्या लिखेंगे और कैसे पढ़ेंगे ध्यान से देखिएगा। आसाम राज्य के साथ वर्तमान में भारतीय राज्यों के साथ सीमा विवाद का इतिहास बहुत पुराना है। ये बैकग्राउंड हुआ, इंट्रो। इस विवाद की जड़ें ब्रिटिश काल तक जाती हैं। ब्रिटिश काल के द्वारा आसाम पर कब्जा पश्चात इन समस्त इलाकों का सीमांकन मनमाने तरीके से किया गया। अब थोड़ा सा आपके बारे में मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि क्या है लफड़ा। तो मैं देखो ये क्या हो गया, इस कहानी की शुरुआत होती है अंग्रेजों के आने के बाद से। 300 साल पहले जो गोवा में ईसाई मिशनरी आई थी, गोवा के बाद वो एक सीधे नॉर्थ ईस्ट इलाके में गई और 300 सालों तक उन इलाकों में ये लोग घूम फिर के उनके बीच में रहे, उनके रीति रिवाजों के बारे में जाना और धर्म प्रचार करते रहे। और उन्होंने जो गोपनीय रिपोर्ट दी ना, उसी के बेस पर 1875 में ब्रिटिश साम्राज्य ने बॉर्डर बनाया। अब ये एक ऐतिहासिक सच है जो कि हम लोगों के किताबों में नहीं बताया जाता। अब इसके पीछे भी अपनी मजबूरियां हैं, अपने कारण हैं, इसकी चर्चा फिर कभी। लेकिन अभी पहला पॉइंट आप यही कहेंगे कि चलिए अब ये कलर नहीं चेंज हो रहा है कि इस संदर्भ में यह भी कहा जाता है कि इन इलाकों में 300 वर्षों से ईसाई मिशनरियां अपने मजहबी
प्रचार प्रसार में लगी रहीं। इनकी सक्रियता और रिपोर्ट सीमा निर्धारण एक सक्रिय भूमिका अदा की। इस संदर्भ में पर्याप्त विवाद आज तक कायम है और इनकी चर्चा की जा सकती है। मैंने एक लाइन शक में डाल दिया है कि विवाद कायम है। पहला, असम मिजोरम के बीच 1819 वर्ग किलोमीटर वन प्रदेश को लेकर विवाद आज भी कायम है। दूसरा, नागालैंड के साथ असम की 434 किलोमीटर सीमा लगती है। नागालैंड के द्वारा असम के 10 संरक्षित वन क्षेत्र की इतनी वर्ग किलोमीटर के दावा आज तक कायम है। नागालैंड के मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीयकरण करने और इनको एक नेता, यहां मैं नाम भूल गया था, अभी मैं बता देता हूं, को समस्त विश्व में आगे कर भारत विरोधी माहौल बनाने में ईसाई मिशनरियां 1947 के बाद भी सक्रिय रहे। कहा जाए तो नागालैंड को 1947 में ही अलग देश बनाने की भूमिका षड्यंत्र वेटिकन मतलब ईसाई साम्राज्य जहां था लगा रहा। इनके जो नेता थे फिजो, उनको अंतर्राष्ट्रीय अखबारों में वहां बुला करके लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करा के भारत की घनघोर बेइज्जती की गई और आज भी की जा रही है। कुल मिला के कहा जाए तो नॉर्थ ईस्ट के इस बवाल को, नॉर्थ ईस्ट के इस विवाद को, नॉर्थ ईस्ट की समस्या को उलझाने में सबसे बड़ा योगदान रहा ईसाई मिशनरियों का। लेकिन एक लाइन कह करके हम आगे बढ़ जाएंगे। अगर हम कहेंगे कि ये लोग 400 साल से खूनी खेल खेल रहे हैं और इन्होंने मनमाने तरीके से बॉर्डर बनाया और झगड़े उत्पन्न किए तो गलत नहीं होगा, लेकिन हम ये चीज उत्तर में लिख नहीं सकते। आप कहीं सेमिनार में बोल सकते हैं, अखबारों में लिख सकते हैं, लेकिन आईएएस के एग्जाम में इससे ज्यादा आपको लिखने की संभावना और नहीं है। 1963 से नागालैंड के अलग राज्य बनने के पश्चात आसाम व नागालैंड ये इलाका है को बीच विवाद कायम है। नागालैंड असम के बीच 4 बार हिंसक क्रियाकलाप हो चुके। अभी तो आपने सिर्फ मिजोरम सुना है, नागालैंड से भी हो चुका है, 2014 तक हो चुका है। 2015 से इनका विवाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रहा है। अब जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा विवाद आगे बढ़ेगा और उस दिन भी कुछ खूनी संघर्ष सुनने के लिए आप तैयार रहिए। असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच भी सीमा विवाद समय समय पर विवादित हो रहा है। आसाम के 1000 वर्ग किलोमीटर मैदानी इलाकों पर अरुणाचल प्रदेश का दावा है। फिर अगला, आसाम मेघालय के बीच इतने वर्ग किलोमीटर को लेकर के इतना विवाद चल रहा है। मेघालय द्वारा 1969 के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को मान्यता नहीं दी गई। वही है बांग्लादेश से जो अवैध घुसपैठ हुआ उसी को लेकर आसाम राज्य के विविध जिलों में विवादों का स्वर उठते हैं। गृह मंत्रालय के अनुसार 19 लाख आबादी अवैध रूप से असम में बसी है। अब यहाँ पर हम अपनी बातों को रखने के लिए गृह मंत्रालय शब्द का प्रयोग कर रहे हैं और बहुत ही आसान शब्दों में लिखा है। ये हमने नहीं लिखा कि बांग्लादेश के अवैध लोग आकर के कब्जा कर लिए, नहीं, आसानी से। अब देखिए, अन्य प्रकाशित रिपोर्ट के तहत आसाम के 40% इलाकों पर बांग्लादेशी समुदाय अवैध रूप से अधिकार जमा चुके हैं। इनका प्रसार अब अन्य सीमावर्ती पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ भी हो रहा है। कुल मिला के देखा जाए तो आसाम का जो बॉर्डर लगा हुआ पूर्वोत्तर राज्यों से विवाद आज तक कायम है। उसके पीछे ईसाई मिशनरियां जो 300 से 400 साल तक इनके बीच में सक्रिय रही, उन्होंने मनमाने तरीके से रिपोर्ट तैयार किया और मनमाने तरीके से इस प्रकार के बॉर्डर बनाने का सुझाव दिया ताकि विवाद कायम रहे और उनका हस्तक्षेप लगातार चलता रहे और ये झगड़ा आज तक चला रहा है। तो आसाम की कहानी ये है। इतने फैक्ट और डाटा बताने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट यही रखिए कि ब्रिटिश पीरियड के पहले 400 सालों से इन इलाकों में यूरोप के मिशनरियां घुसपैठ कर रही थी या रह रही थी और उनकी रिपोर्ट के आधार पर 1875 का बॉर्डर बना। तब से विवाद चल रहा है, 1933 में भी बना और आज तक विवाद कायम है। तो अभी तो आपने आसाम और मिजोरम की घटना को सुना है, अभी तो आसाम और नागालैंड, मिजोरम और नागालैंड की संघर्ष अभी आमने सामने है और नागालैंड तो 75 सालों से घनघोर युद्ध कर रहा है। अभी भी उनके तेवर कम नहीं है, अलग झंडा है, अलग संविधान है, अलग भाषा है। इनफैक्ट उनके राज्य में घुसने के लिए आपको परमिट दिखाना पड़ेगा। वो कहते हैं भारत से आया है और चाइना तो बगल में बैठा ही हुआ है। तो कश्मीर में जितना खतरा नहीं है उतना तो नागालैंड में। अभी तो आज आप जाके कश्मीर में घूम सकते हैं, बट जाइए थोड़ा नागालैंड में घूम के दिखा दीजिए, इतना भारत विरोध चरम पर जा चुका है। और तब जब नागा पूरे भारत में सम्मान की दृष्टि से देखे जाते हैं, नागा भारत की संस्कृति का एक अमूल्य हिस्सा है। कहीं भी नागा को हम लोग
हाथ जोड़ के नमस्ते करते हैं, श्रद्धा के दृष्टि से देखते हैं। वो शिव भगवान के भक्त है और जिसने वस्त्र को त्याग दिया उसको दुनिया का मोह माया क्या आकर्षित करेगा। लाखों सालों से भारतीय सभ्यता के अंग रहा यह प्रांत 300 सालों में अंग्रेजों और ईसाई मिशनरियों के हस्तक्षेप के चलते इस कदर विवादित हो चुका है कि वहां आग पिछले 75 वर्षों से लगी है और आगे भी लगे रहने की संभावना है। ये तो सच्चाई थी, लेकिन ये सब आप उत्तर में नहीं लिखेंगे। आप सिर्फ इतना लिखेंगे कि हाँ विवाद चल रहा है। 2 लाइन से ज्यादा अगर आपने ये सच लिखा तो आपका बेड़ा गर्क तय है। तो ये थी एकदम एग्जैक्ट 250 शब्दों में हमने इस घटना को लिखा है। आप इनको लें, 3-4 बार पढ़ें और इस समस्या को इसी रूप में देखें। अब इसी से जुड़े हुए अगले टॉपिक को देखते हैं कि क्या टॉपिक है। भारतीय राज्यों के बीच में जो आपसी सीमा विवाद है उनका एक टेबल बनाया है। यहां पर देखिए, गृह मंत्रालय की रिपोर्ट आई, मैंने उठा करके सीधे दे दिया। आसाम मिजोरम ये इलाका है, कछार हिराई, जो आपसे पूछा जा सकता है कि आसाम और मिजोरम के बीच में कौन सा इलाका डिस्प्यूटेड है, तो आंसर में आपको टिक मारना होगा। ये 17 राज्यों में डिस्प्यूट चल रहा है। आसाम और नागालैंड के बीच में विवाद, आसाम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में विवाद, आसाम मेघालय, हाँ ये पूछा जा चुका है। कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में पूछा गया था बेलगाम, मैं तो एक ही जानता था बेलगाम, लेकिन जब पूरा रिपोर्ट पढ़ा हिंदू में अखबार में तो पूरी बात समझ के आई। बेलगाम, बीदर, गुलबर्ग, उत्तर कन्नड़ा में विवाद चल रहा है। इस सर कर्नाटक के 814 गांव 700 वर्ग किलोमीटर पर महाराष्ट्र का दावा, 1956 से इसके ऊपर विवाद चल रहा है। अब बिहार उत्तर प्रदेश गंगा के कटाव से उत्पन्न इतने एकड़ को लेकर के चल रहा है। अभी आपने सुना होगा छपरा या सारण जिले के कुछ इलाके उत्तर प्रदेश में दिए गए, क्योंकि नदियां धाराएं बदलते रहती हैं। हिमाचल और लद्दाख का मामला, सारचू इलाका ये भी एग्जाम में आ चुका है। उड़ीसा और आंध्रा का इलाका, 32 जिलों में तेलुगु भाषी लोग रहते हैं, आंध्रा का दावा है। ये सब देखिए वही ब्रिटिश और यही जहां देखिएगा ट्राइबल इलाके हैं वहां पर सब पर ईसाई मिशनरियों ने खुराफात किया कि विवाद कायम रहे और हम यहाँ घुसपैठ करते रहे। उत्तर प्रदेश और बिहार में उतना विवाद नहीं मिला, लेकिन ये सारे देखिए ट्राइबल इलाकों में इनकी घुसपैठ जारी है। उड़ीसा झारखंड सरायकेला खरसवा इलाकों पर उड़िया भाषा के लोग हैं और इनको झारखंड में डाल दिया गया। कोई लॉजिक ही नहीं था, लेकिन फिर भी अंग्रेजों ने डाला, विवाद करते रहिए। उड़ीसा और बंगाल, उड़ीसा के बालासोर मयूरगंज पर, मतलब वहां बंगाली भाषा थे लेकिन उनको काट के उड़िया में मिला दिया। फिर कर्नाटक और केरल, अब देखिए ये देखिए महाजन आयोग ने इसको कर्नाटक में शामिल करने का सुझाव दिया, लेकिन केरल का जो कारसोड इलाका है उसमें कन्नड़ भाषी लोग रहते हैं तो भी वो केरल में शामिल है। और केरल की जो वर्तमान गवर्नमेंट है कहती है सांप्रदायिक है। कहां से कोई सांप्रदायिक है? लेकिन जो न्यूज़पेपर में जो घटनाएं घटती हैं और उनका जो विश्लेषण होता है न्यूज़पेपर में, उससे दिमाग के ऊपर बहुत असर पड़ता है। जैसे आज 2 चैनल का मैं नाम बताता हूं, एनडीटीवी और जीटीवी, एक ही घटना को वो कैसे दिखाते हैं, उसी तरह यहां भी है। एक कमेटी बनी जिसने कहा कि कर्नाटक में शामिल करिए, लेकिन केरल के और हिंदू अखबार की जो लॉबिंग आई, बोला ना 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 इसे कर्नाटक में ही सॉरी इसे केरल में ही रखा जाए, केरल में ही रखा जाए और केरल में रखा जाए। झगड़ा आज तक चल रहा है। इसके बाद देखिए एनीवे कई विवाद हैं जो समय समय पर अंतरराज्यीय सम्मेलन में सामने आते हैं। तो ये मैंने एक आपके सामने एक लिस्ट दी है, चूंकि अखबारों में आया था गृह मंत्रालय की रिपोर्ट, तो वहां से मैंने सीधे उठाया। अगर आ गया तो लिख दे, हालांकि इतना याद करना संभव नहीं है, लेकिन आप पढ़ लें, दिमाग में रहेगा, कुछ भी तो आप इस पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद ये लास्ट टॉपिक है इसी से जुड़ा हुआ, और ये है कि राज्यों के बीच में जो डिस्प्यूट होता है उसको सॉर्ट आउट करने के लिए कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसकी चर्चा करें। ये सबसे सेंसिटिव और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। पूरी संभावना है इस बार मेंस में आएगा। तो आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले इंट्रो देंगे कि संविधान के अनुच्छेद 263 में सेंट्रल और स्टेट के बीच में कोऑर्डिनेशन करने के लिए अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना का प्रोविजन रखा गया, मतलब इंटर स्टेट काउंसिल। सेकंड में राष्ट्रपति के द्वारा ऐसे किसी भी काउंसिल को एस्टैब्लिश करने का प्रोविजन है जो प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट कर सके। इस प्रकार किसी भी काउंसिल के एस्टैब्लिशमेंट वर्क
एम से कोई भी प्रोविजन है उसका डायरेक्शन प्रेसिडेंट के एरिया में आता है। नेक्स्ट पॉइंट, सेंट्रल स्टेट के रिलेशंस को स्टेट के बीच में आपस में डिस्प्यूट को खत्म करने के लिए 1988 में सरकारिया आयोग ने सुझाव दिया था कि कोई एक एडवाइजरी काउंसिल बनाया जाए। सरकारिया आयोग ने क्यों दिया? क्योंकि कार्यकाल हमारे इंदू जी का था, इंदिरा गांधी का था, और उन्होंने राज्यों को ध्वस्त करने को और कमजोर करने में कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी। एकदम जबरदस्त सेंट्रलाइजेशन हुआ। जिस तरह आज मोदी हटाओ का नारा दिख रहा है, उस समय इंदिरा हटाओ का नारा था। लोग कहते हैं इंदिरा हटाओ, मैं कहती हूँ गरीबी हटाओ, इंदू जी कहती थी, और सारे लोग विपक्ष के लोग कहते थे इंदिरा हटाओ लोकतंत्र बचाओ। खैर, इसकी चर्चा फिर कभी। तो एक एडवाइजरी काउंसिल के रूप में इंटर स्टेट काउंसिल का एस्टैब्लिशमेंट 1990 में 28/5/90 को की गई। इस इंटर स्टेट काउंसिल के हेड के रूप में पीएम होते हैं, और मेंबर्स के रूप में स्टेट्स के सीएम्स और सेंट्रल स्टेट्स के मतलब केंद्र शासित प्रदेश यूटी के जो भी हों और सेंट्रल मिनिस्टर्स होते हैं। आवश्यकता अनुसार इनकी संख्या घटाई और बढ़ाई जा सकती है। उसमें सेंट्रल भी होते हैं, स्टेट मिनिस्टर भी होते हैं। इंटर स्टेट काउंसिल अंतरराज्यीय परिषद एक ऐसा निकाय है जिसका गठन सिफारिश पर किया गया, बट इट मींस इट इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इट इज ए एडवाइजरी ऑर्गेनाइजेशन। तो जब एडवाइजरी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं तो ये अपनी रिपोर्ट दें, अब इनको माने या न माने ये इनके ऊपर है। इसका उद्देश्य केंद्र राज्यों के बीच समान हितों के विषय की जांच पड़ताल, चर्चा, बेहतर संबंधों को सुझाव देना शामिल है। मतलब केंद्र और राज्य के बीच में अच्छा संबंध रहे, राज्यों के बीच में अच्छा संबंध रहे, और किसी प्रकार का कोई विवाद ना हो, इस विवाद को शॉर्ट आउट करना, इस विवाद को शॉर्ट आउट करने के लिए सजेशन देना, और इस विवाद को आगे और न बढ़ने देने के लिए कुछ रिकमेंडेशन देना, ये सब कुछ शामिल है। परिषद कोई भी समान हित वाले अन्य सभी मामलों पर चर्चा करता है जिन्हें अध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा परिषद को भेजा जाता है। ध्यान रखिएगा, इंटर स्टेट काउंसिल के हेड प्रधानमंत्री होते हैं, और दो स्टेट के बीच में जब कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो उसको शॉर्ट आउट करने के लिए प्रधानमंत्री किसी को हेड बना देते हैं, और अभी वर्तमान में उसके हेड गृह मंत्री हैं। ध्यान रखिएगा, हेड प्रधानमंत्री हैं, और मामले को निपटाने के लिए वो दायित्व किसी को दे सकते हैं, चाहे रक्षा मंत्री को दें, चाहे गृह मंत्री को दें, चाहे किसी को भी है। परिषद के सामने विचार विमर्श की प्रक्रिया सक्रिय रखने के लिए अंतरराज्यीय परिषद की अस्थायी समिति का गठन किया गया। ध्यान रखिएगा, एक परमानेंट कमेटी बनी है। सवाल आएगा, इंटर स्टेट काउंसिल अंतरराज्यीय समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। फिर सवाल आएगा, अंतरराज्यीय परिषद की अस्थायी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? गृह मंत्री। अस्थायी समिति के अध्यक्ष के रूप में गृह मंत्री, सदस्यों में 5 कैबिनेट मंत्री और नामित 9 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हैं, जो राज्यों के मध्य आपसी समन्वय का मार्ग निकालते हैं। वर्ष में 3 बार बैठक कर मामला निकालते हैं या शॉर्ट आउट करते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है 1980 के दशक से, इंदिरा गांधी के टाइम पीरियड में, जब केंद्र सरकार का वर्चस्व और प्रभाव राज्यों के बीच में होने लगा। राज्य की तमाम संवैधानिक संस्थाएं हिलने लगी, चाहे वो निर्वाचन आयोग हो, चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, सब कुछ तहस नहस होने लगा। यही वो दौर था जब राज्यपालों ने भी बहुत सारे खुराफात का काम किया या सेंट्रल गवर्नमेंट के इशारे के ऊपर स्टेट को डैमेज करने का हर संभव प्रयास किया। आपको जान के आश्चर्य होगा कि 1970 से 80 के दशक में 89 टाइम राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। ये ध्यान रखिएगा। कई जगह तो संजय गांधी ने कहा मम्मी यहाँ के गवर्नमेंट को डिसमिस कर दो, तो मम्मी ने डिसमिस कर दिया। इट मीन संजय गांधी बोले, फोन किए कि इधर मम्मी ने, इंदू जी ने डिसमिस कर दिया। इसी चीज को सॉर्ट आउट करने के लिए सरकारिया आयोग का गठन हुआ, और सरकारिया आयोग ने कई सारे रिकमेंडेशन दिए, चाहे वो राज्यपाल को लेकर के हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी को लेके हो, चाहे वो आर्टिकल 356 को लेकर के हो, और चाहे वो 2 राज्यों के बीच में या केंद्र और राज्यों के बीच में विवाद को समाधान करने के लिए इंटर स्टेट काउंसिल के हो। तो आर्टिकल 263 के माध्यम से बना। इसके बनाने का आदेश, ऑर्डर राष्ट्रपति देते हैं। हेड इनके प्रधानमंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री भी इसमें मेंबर में शामिल होते हैं, और परमानेंट कमेटी के हेड होते हैं गृह मंत्री। तो अभी असम और मिजोरम का विवाद और इस तरह के जितने भी भारत के राज्य हैं उनके बीच का विवाद इस कमेटी के अंडर में है।
फिलहाल आओ चाय पियो, खाओ पियो, टाटा बाय बाय, ये सब चल रहा है। जिस दिन इनका रिपोर्ट आ जाए तो फिर 2 लाइन उठा करके लिख देंगे। तो ये थी आज की क्लास में हम लोगों ने कई सारे एस्पेक्ट्स के ऊपर डिस्कशन किया। सबसे पहले न्यूज़पेपर के माध्यम से जानना चाहा कि विवाद असम और मिजोरम के बीच में क्या है, न्यूज़पेपर क्या कर रहा है। फिर उस न्यूज़पेपर से कंटेंट निकाल के हमने क्रमबद्ध तरीके से आपको बताया। फिर सबसे पहला टॉपिक हमने लिखा इनर लाइन परमिट डिस्प्यूट क्या है। फिर उसके बाद से इसके बैकग्राउंड में हम गए कि नॉर्थ ईस्ट का प्रॉब्लम क्या है। फिर उसके बाद से भारत के किन किन राज्यों में क्या क्या विवाद चल रहा है उसकी बात हुई। और सबसे लास्ट में कि 2 स्टेट के बीच में या सेंट्रल और स्टेट के बीच में प्रॉब्लम आ जाए तो उसको शॉर्ट आउट करने के लिए किस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन है उसकी चर्चा की। इससे बाहर कुछ भी नहीं है, अगर है भी तो आप छोड़ दीजिए। इतना अगर आपने जान लिया, टू द पॉइंट चीजों को समझ लिया, तो अब प्रीटी हो, मेंस हो और इंटरव्यू हो, आप उसको क्लियर कर लेंगे। तो आज की क्लास में हमने इन्हीं सारी चीजों को डिस्कस किया। उम्मीद है आपको बहुत कुछ नई चीजें जानने को मिली होंगी। टाइम व्यर्थ ना हो इसलिए मैं इसको लिख करके लाता हूं कि आपको अपनी बात टू द पॉइंट कैसे समझाऊं। आप इसको नीचे से डाउनलोड कर लीजिएगा, इसका लिंक दिया हुआ है। और कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा कि आपने क्या नया जाना। और कहीं ऐसी कोई चीज जो मेरे बताने में आपको समझ में नहीं आ रही है तो उसको भी लिखिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको बहुत इंटरेस्टेड लगी होगी। कल की अपने हम फिर किसी क्लास में इसी तरह के किसी एक टॉपिक को प्री मेन और इंटरव्यू के रूप से डिस्कस करेंगे। थैंक यू।